नमस्कार सज्जनों, मित्रों, गुरुजनों, माताओं एवं बहनों और मेरे तमाम सहकर्मियों, सहपाठियों, आपका स्वागत है हमारे इंश्योरेंस चैनल बीमा हैशटैग एडवाइस में। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल बीमा हैशटैग एडवाइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए हम आज के लिए आपके साथ एक शेयर करेंगे आरोग्य संजीवनी मेडिक्लेम पॉलिसी और देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, इसमें कुछ कैपिंग्स लगे हुए या नहीं हुए, और ये पॉलिसी किस तरह से ली जा सकती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो जैसा कि आरोग्य संजीवनी नाम से आपको पता लग रहा है, संजीवनी अर्थात जो आपको जीवन प्रदान कर सके, मतलब जो जब आप विपत्ति में घिरे हों, जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो उस समय यह आपकी मदद कर पाए। तो आइए हम एक फैमिली की बात करेंगे। हम इसमें ये दोनों ही तरह के कवर देती है, इंडिविजुअल भी और फ्लोटर भी। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ फ्लोटर पॉलिसी की बात करने वाला हूँ कि एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, वाइफ, हस्बैंड और उसके 2 बच्चे। तो कंसीडर करते हैं कि जो हस्बैंड है वो 48 का है, वाइफ 46 की है और उनके 2 बच्चे 18 एंड 16 ईयर्स के हैं, 18 और 16 साल के हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सम एश्योर्ड 0.5 लाख से लेके 10 लाख तक अवेलेबल है। अब जो 0.5 लाख यानी कि 50,000 की पॉलिसी है, ये रूरल एरियाज में अब भी अवेलेबल हो या नहीं हो सकता है मिनिमम 2 लाख रुपए का हो, लेकिन 0.5 से मैक्सिमम 10 लाख तक की ये पॉलिसी अवेलेबल होती है। जैसा कि हमने पहले ही आपसे डिस्कस करा कि ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और फ्लोटर भी हो सकता है। तो हमने फ्लोटर का एक एग्जाम्पल लिया है कि उसके प्रपोजर, मतलब उस घर में जो मेन बंदा है जिस पे प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा, वेदर इट्स वाइफ और हस्बैंड, उनकी उम्र 48 है, फिर जो स्पॉज है उनकी 46, एक डॉटर या सन 18 का, एक सन या डॉटर 16 का है, यानी कि 2A+2C का ये कंसेप्ट है। तो इसमें जो प्रीमियम आएगा, अगर जो अर्बन एरियाज में बंदा रहता है, अर्बन एरियाज मतलब दिल्ली एनसीआर, मुंबई, उसके बाद अहमदाबाद, इस तरह के कुछ सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो रह रहे हैं तो उनको हम अर्बन में कैटेगराइज करेंगे। और उसमें जो किस्तें आएंगी वो 15,185 नेट प्रीमियम है, प्लस इस पर जीएसटी आपको पता है कि 18%, 18% का जीएसटी इस पर गवर्नमेंट लगवाती है। तो मिला के 17,918, 17,918 रुपये, यानी कि 18,000 अप्रॉक्स मान के चलिए पूरे साल का किस्त होगा। अगर जो ये एड्रेस उनके पास या जो बंदा है जो पॉलिसी ले रहा है वो रूरल एरियाज के हों, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के हों, तो इस केस में 20% का उनको क्या मिल जाता है, रिबेट मिलता है। उसको हम रूरल रिबेट कहते हैं। तो 20% इसमें लेस कर देंगे तो 3,037 का रिबेट मिलेगा, प्लस जीएसटी लेकर के 14,334, यानी कि लगभग 3,500 रुपये का डिफरेंस आ जाता है प्रीमियम में। 3,600 रुपये का डिफरेंस प्रीमियम में आ जाता है अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि क्या इसमें कैपिंग है। हाँ जी, इस पॉलिसी में, ये पॉलिसी कैपिंग के तहत है, जैसा कि मैंने पहले भी आप सबों से डिस्कस करा हुआ है, आप सबों के साथ साझा किया हुआ है कि अगर जो कैपिंग है पॉलिसी में, उसका क्या मतलब है कि ये कह रही कि हॉस्पिटलाइजेशन पे हम आपको 2% या मैक्सिमम 5,000 पर डे का ही रूम रेंट प्रोवाइड करेंगे। 2% ऑफ सम एश्योर्ड। अब बंदे ने 3 लाख का पॉलिसी लिया है तो मैक्सिमम कितना होगा, 5,000 भी, जबकि 3 2 जा 6 होता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 5,000। अगर जो उस बंदे ने 10 लाख का भी लिया है तो उसे रूम रेंट 5,000 का ही मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि रूम रेंट आपको मैक्सिमम 5,000 का ही मिलना है। आईसीयू चार्जेस, अगर बंदा इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होता है उस केस में 5% ऑफ द सम एश्योर्ड एंड मैक्सिमम 10,000 पर डे आईसीयू चार्जेस आपको यही मिलने हैं। मान के चलें कि इस बंदे ने 5 लाख रुपए का पॉलिसी लिया हुआ है, अगर आईसीयू में एडमिट होता है उसके फैमिली में से वो या कोई भी बंदा, तो मैक्सिमम पर डे चार्ज उसे कितना मिलेगा आईसीयू का, 10,000, 10,000 रुपया पर डे। ऊपर का कहाँ से जाएगा, वो जो बंदा है, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन या प्रपोजर है, उनके पॉकेट से जाएगा। सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी कहाँ तक है, 10,000 रुपये तक।
अब इसमें अगला सवाल ये उठता है कि इसके अलावा क्या इसमें और कुछ हैं? जी हाँ, इसमें एक को पेमेंट है 5% का को पेमेंट लगा हुआ है। ये को पे क्या होता है? को पेमेंट का मतलब होता है कि 95% कंपनी पे करती है और 5% जो कस्टमर है वो पे करता है। मान के चलें कि कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 10,000 का बिल आया, तो उसमें से 500 रुपया इन्हें पे करना होगा, है ना। जो इंश्योर्ड पर्सन है या जो प्रपोजर है उनको 500 रुपये पे करना होगा, क्योंकि को पेमेंट 5% का लगा हुआ है। इसमें हम एक चीज़ आपसे और साझा करना चाहेंगे मित्रों, गुरुवरों, सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों एवं मेरे तमाम सहकर्मियों और सहपाठियों कि इसमें आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपका रूम रेंट है, जैसे 5,000 रुपये का रूम रेंट है, तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आप ज़रूर परामर्श करें जब भी कभी आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएं कि हमारे पास जो पॉलिसी अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम रूम रेंट मेरे को 5,000 का मिल रहा है, सो मेरे को 5,000 का या उससे कम वाला रूम रेंट हमें प्रोवाइड कीजिए। बेशक वो 2 बेड वाला हो, है ना, जैसे एक ही रूम में 2 बेड लगे हुए होते हैं, या किसी किसी हॉस्पिटल में और जनरल वार्ड भी बना के रखते हैं जिसमें 4-5 बेड लगे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको ट्रीटमेंट लेनी है। अमूमन यह पॉलिसी उन्हीं लोगों के लिए है जिसकी आमदनी कम है लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को मेडिकली सिक्योर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिसी है। तो आपका ध्येय क्या होना चाहिए कि मेरे को ट्रीटमेंट मिल जाए। अब आपने रूम रेंट अगर सस्ता लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक ही हॉस्पिटल में अगर हम डिलक्स रूम लेते हैं, प्राइवेट रूम लेते हैं, उसके बाद डबल बेड वाला रूम लेते हैं, या इस तरह के वार्ड लेते हैं जनरल वार्ड वाला, तो डॉक्टर ने एक ही डॉक्टर है जो विजिट करते हैं, है ना। दवाइयाँ भी सबको सेम दी जाती है, प्रोसीजर भी लगभग सेम रहता है, लेकिन उन सब के रेट में बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। सो इसमें हमारा आपके साथ हम ये साझा करना चाहेंगे, हम आपको बताने का यह प्रयास करेंगे कि आपके पास चूँकि 5,000 का ही रूम रेंट अवेलेबल है, मैक्सिमम 5,000 का, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि हमारी पॉलिसी में मैक्सिमम मेरे को 5,000 रुपये पर डे का रूम रेंट मिल रहा है, सो मेरे को 5,000 के नीचे नीचे का आप बेड जो है या रूम रेंट जो है वो मेरे को प्रोवाइड कराइए। क्योंकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट ही आपके हिस्से से जाएगा, उसी प्रपोर्शन में सारे खर्चे काट लिए जाते हैं। अब मान के चलिए कि आपने क्या करा, ये सोच के कि 7,000 का, आप एक मैं सिनेरियो समझाता हूँ या आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोई बंदा गया और उसने 7,000 वाला रूम ले लिया, ठीक है। मतलब कि 5,000 रुपये कंपनी पे कर रही है और 2,000 रुपये उस बंदे के पॉकेट से जाना है। 2,000 आउट ऑफ 7,000, 2,000 7,000 में से, और मान के चलें कि वो 5, 6 या 7 दिन एडमिट रहा, तो 70,000 रुपये का, सपोज एक मैं रफ एस्टिमेट लेता हूँ कि 70,000 रुपये का बिल आ गया, तो सिर्फ आप ये सोचेंगे कि अगर मैं 7 दिन रहा तो मेरे पॉकेट से कितना जाएगा, 2,000 गुना 7 यानी कि 14,000। लेकिन ये सिनेरियो नहीं है सज्जनों, इसमें आप 000 को कटा दीजिए, 7 10 जा 70, 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपीज़ आपके पॉकेट से जाएगा। किस केस में? जिस केस में आपका रूम रेंट 5,000 से एक्सीड कर रहा है, ऊपर चला गया। अब इसको हटा दीजिए, आपने रूम रेंट 4,000 का लिया, ठीक है, और बिल आया 70,000 का, तो कंपनी कितना पे करेगी? पूरे के पूरे 70,000 कंपनी पे करेगी। और अगर आपने 5,000 का लिया तो भी अगर 70,000 का बिल आ रहा है तो 100% पेएबल होगा, ये कंपनी यहाँ पे करेगी, ठीक है। तो ये तो इसमें हुआ, और ये ध्यान में रखें कि उसके अलावा को पेमेंट 5% जाना ही जाना है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब हमने 4,000 का रूम रेंट लिया तो सारे के सारे 70,000 के जो बिल हैं ये किसने पे करने हैं? 100% पेएबल है, कंपनी पे करेगी। लेकिन चूंकि इस पॉलिसी में इनबिल्ट है को पेमेंट 5% का, सो 70,000 का 5% यानी कि 3,500 हमारे को पे करना है। 3,500 रुपये, सिर्फ 3,500 रुपये हमें पे करना है 70,000 रुपये के बिल में। अब सोचिए कि अगर मैंने इसके ऊपर का ले रखा होता, रूम रेंट मेरा 7,000 पर डे का है,
तो उसमें मेरी साझेदारी पहले ही बन जाती है प्रोपोर्शन के हिसाब से 20,000, एक तो ये गया। और 70,000 का बिल है, उसमें को पेमेंट कितने का है भाई हमारा 5%, तो 3500 रुपया वो भी आप ऐड कर दीजिए 3,500, क्योंकि ये तो हर हाल में लगना है। को पेमेंट आपको इस सिनेरियो में भी लगना है और इसमें भी लगना है। तो आपके पॉकेट से 70,000 में कितने चले जाएंगे 23,500। ये बड़ा ही ध्यान रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है सज्जनों, गुरुजनों, माताओं और बहनों, मेरे तमाम सहपाठियों और मित्रों, कि अगर जो आपके पास यह पॉलिसी है जिसमें कैपिंग है कि रूम रेंट आपको 5,000 तक का ही मिलेगा, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेरा रूम रेंट हो वो 5,000 के नीचे नीचे का हो, ताकि हमारे से ज़्यादा पेमेंट ना लिया जाए। तो अगर हमने ऊपर का लिया, जैसे कि मैंने ये समझा कि 7,000 का रूम रेंट लिया, तो इसमें मेरा 20,000 तो यूँ बन जाता है प्रोपोर्शन में, और 3,500 यानी कि 5% कोपे है, 23,500 मेरा जाएगा, रेस्ट अमाउंट कंपनी की तरफ से जाएगी। लेकिन अगर जो मैंने रूम रेंट 5,000 या उससे कम का ले रखा है, तो कंपनी की लायबिलिटी है 100% पे करना, और हमारी लायबिलिटी है सिर्फ ये कोपे 5%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3,500 पे करना। तो इस तरह से इतना ध्यान रख करके आप अपना 20,000 रुपये बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट एक जैसा मिलता है, आप हमारी बात मानिए, हमने कई सारे केसेस देखे हुए हैं कि इसमें ट्रीटमेंट एक ही रहते हैं, सेम डॉक्टर आता है, सेम नर्स वहाँ भी जाती है, सेम मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन अलग अलग रूम कैटेगरी के हिसाब से चार्जेस बहुत ही बढ़ जाता है। डिलक्स रूम के कुछ और होते हैं, सेमी प्राइवेट के कुछ और होते हैं, है ना, और जनरल वार्ड का कुछ और होता है। अगर आप जो शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग होगा जिसमें एक रूम में 2 बेड लगे होते हैं, तो उसका चार्ज कुछ और होता है। सो आप हमेशा ये ध्यान में रखें, रूम रेंट को अपने दिमाग में लेके रखें। आशा करता हूँ कि ये वाला सेगमेंट आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। हमने जो आपके साथ साझा किया है इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो। आगे बढ़ेंगे हम इस दोनों के बाद। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि मेरी तबीयत खराब हुई और मैं पहले जाके किसी डॉक्टर से एडमिट नहीं हुआ, कहीं और जा करके मैंने चेकअप कराए, तो पहले हॉस्पिटलाइज होने के 30 दिन पहले का सारा बिल, जितना भी खर्चा है, चाहे वो मेडिसिन के हों, चाहे डॉक्टर विजिट के हों, चाहे हमने कोई टेस्ट वगैरह कराए हों, तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि वो सारे जो हमारे पास हैं उनके रिसीट को हमने संभाल के रखना है, क्योंकि ओरिजिनल बिल हमारे को जमा करना होता है जब हम इसके लिए जाते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने का मिलेगा? एडमिट होने के 30 दिन पहले तक का, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज हुए आप, उसके 60 दिन बाद अगर आपको डॉक्टर विजिट के लिए बुलाते हैं, मिलने के लिए, या और कोई टेस्ट है या मेडिसिन हैं, तो अप टू 60 डेज का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वाली सिनेरियो। अब इसमें है कैटरैक्ट, जैसे मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद में कितना परसेंट आपको मैक्सिमम पे किया जाता है? 25% ऑफ द सम एश्योर्ड और 40,000 ईच आई पर ईयर। कि अगर मान लीजिए मेरी 3 लाख या 5 लाख की पॉलिसी है, तो 25 जा 1,25,000, लेकिन नहीं, इसमें क्या कितने का है? 40,000। मतलब एक आंख के ट्रीटमेंट के लिए आपको, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आपको 40,000 रुपया हर साल दिया जाएगा, मैक्सिमम 40,000 या 25%, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो। तो अगर मैंने 2 लाख की भी पॉलिसी लिया है, तो 25 टू 50,000 होते हैं, पर 50 मेरे को नहीं मिलेगा, कितना मिलना है? 40,000 का। तो ये कैटरैक्ट के लिए, ये मोतियाबिंद के लिए है। कहने का मतलब है कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में मोतियाबिंद के लिए, एक आंख के लिए एक साल में 40,000 रुपये मैक्सिमम मिलेंगे, या 25%, दोनों में से जो भी कम हो। इसके बाद है कि क्या इसमें आयुष ट्रीटमेंट। अब देखिए, आयुष वर्ड बार बार आता है कि जी इसमें आयुष कवर है, आयुष कवर है। तो आयुष का क्या मीनिंग है? ये AYUSH से बना हुआ है। ए मतलब है आयुर्वेदा, वाई मतलब है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब है यूनानी, एस मतलब है सिद्धा, एच मतलब है होम्योपैथी। तो ये सारे ही ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। इसके बाद है क्यूमुलेटिव बोनस। ये क्या है कि अगर जो मैं या मेरी फैमिली में से कोई भी मेंबर उस साल में एडमिट नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं लिया, तो मेरे को 5% का NCB मिलता है, नो क्लेम बोनस मिलता है। तो मान के चले इस बंदे ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, तो अगले साल उसे 25,000 का NCB ऐड हो जाएगा। इसी अमाउंट में उसकी पॉलिसी हो जाएगी 5 लाख प्लस 25,000 बोनस लिखा हुआ रहेगा, यानी कि टोटल 5,25,000। और ये NCB मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 50%। मतलब
अगर जो 5 लाख की पॉलिसी है तो अधिक से अधिक 7.5 लाख तक ये जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जैसे ही मैंने क्लेम लिया तो उसी हिसाब से मेरा 5% घट जाएगा, है ना। अब एम्बुलेंस कवर की अगर जो मैं पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो उनको कैरी करने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगा। तो हर एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मैक्सिमम 2000 ईच, जितने बार आप जाएंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिसिप्ट देना होगा, आपको बिल देना होगा, वैलिड बिल होना चाहिए। तो आप एम्बुलेंस चार्ज ले सकते हैं 2000, मैक्सिमम 2000 रुपया एक बार में। इसमें ऑल डे केयर प्रोसीजर है, हाँ जी है। और डे केयर प्रोसीजर का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। 2, 4, 5, 6, 8 घंटे हम हॉस्पिटल में गए और वहीं से हमारा, जैसे कि लेज़र टेक्निक से आजकल बहुत सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कैटरेक्ट है या और ऐसी कोई बीमारियां हैं जो कि 2, 4, 5, 6 घंटे में ही हमें डॉक्टर करके भेज देते हैं, तो उसे हम डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। तो ये सारे ही अवेलेबल हैं। इनका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, आप जन्म भर इसको रिन्यू कर सकते हैं, जब तक आपकी मर्जी है आप इनको रिन्यू करा सकते हैं। सज्जनों, मित्रों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम दर्शकों और मेरे सहपाठियों और सहकर्मियों और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिक्लेम पॉलिसी में ये जो प्रीमियम होती है, जो किस्त होती है, फिक्स नहीं होती है। एज बैंड के हिसाब से ये चेंज होते जाता है। मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ। अमूमन 0 से 35 साल तक एक रहता है किस्त, 36 से 45 दूसरा बैंड आता है, तीसरा बैंड आ जाएगा 46 से 50 का, है ना। चौथा आ जाएगा 51 to 55, पाँचवा आ जाएगा 56 to 60, छठा आ जाएगा 61 to 65। इस तरह से एज बैंड के हिसाब से जो किस्तें हैं वो बढ़ती जाती है, तो ये फिक्स नहीं रहता है। जबकि जीवन बीमा में, LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की पॉलिसी में एक बार जो आपका प्रीमियम बन गया वो फिक्स रहता है, वो फिर चेंज नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो ये हो गया, इसमें ऑल डे केयर प्रोसीजर है। और इस पॉलिसी में हम किन किन को ले सकते हैं? हमारे पॉलिसी में हम खुद रहेंगे सेल्फ, हमारे स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड रहेंगे, चाइल्ड, बच्चे जिनके की उम्र 25 साल से कम है, 25 या उससे कम है, वो बच्चे इसमें आ सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड, हमारे डिपेंडेंट पेरेंट्स आ सकते हैं, हमारे माता पिता, और इन लॉज भी आ सकते हैं। तो इन सारे बंदे को हम अपने साथ अपने पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए सज्जनों, माताओं, गुरुजनों, बहनों और मेरे सहकर्मियों, सहमित्रों, सहपाठियों, आज के लिए हमारा ये था आरोग्य संजीवनी। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा? हमने आपके लिए बड़े प्यार से ये सेगमेंट बनाया था। आशा करता हूँ कि हमने जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियाँ आपके साथ साझा करी वो आपके लिए उपयोगी हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, यूज़फुल हो। इसी उम्मीद के साथ हम कि ये आप अपना प्यार देंगे, मेरा मतलब है आप हमारा चैनल बीमा #एडवाइस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। हम इस पॉइंट पे आपसे लेना चाहेंगे विदा। हम आपसे अब फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। बीच में कुछ दिनों के लिए मैं अब्सेंट था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका प्यार हम पे बना रहे, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ये हमारी यही उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम इस पॉइंट पे आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय श्री कृष्ण।